हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पार्ट डिफेंस एकेडमी पर। तो जैसा कि हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है जीएस की, उसकी हम नेक्स्ट क्लास लेकर के आए हैं, जो कि बच्चों बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। क्योंकि इसमें जो हमने क्वेश्चंस रखे हैं उनका लेवल थोड़ा हमने इंक्रीज किया है, ताकि हम बेहतर अंदाज में चीज़ों को सीख सकें, चीज़ों को अच्छे से समझ सकें, और एग्जाम्स के अंदर चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसको हम इजीली सॉल्व कर सकें। तो अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सभी बच्चों ने अपना जो आंसर है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखना है। तो चलिए देर ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी बच्चे अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें चीज़ों को रिलेट करना है। पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करनी है जो हम अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं। क्योंकि चीज़ें रटने से समझ नहीं आएंगी, चीज़ों को रटा नहीं जाएगा, रटेंगे तो ज़्यादा टाइम तक हम उनको याद नहीं रख पाएंगे, और एग्जाम्स के अंदर हमें क्या है, कन्फ्यूजन हो जाएगा, जिससे हम अपने क्वेश्चंस को गलत कर देंगे, अच्छे से इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है। देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। व्हेन आइस वाटर इज पोर्ड इनटू ए ग्लास, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि जब हम ठंडे पानी को, बहुत ही चिल्ड पानी को, बर्फ जैसा पानी है, उसको किसी ग्लास के अंदर डालते हैं, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एपियर ऑन द आउटसाइड ऑफ ग्लास। तो जो छोटी छोटी बूंदे हैं, पानी की छोटी छोटी बूंदें ग्लास के बाहर हमें दिखने लग जाती हैं। अभी गर्मियों के मौसम में जैसे ही हम फ्रिज से बोतल निकाल के ग्लास के अंदर पानी को डालेंगे, या बोतल को ऐसे ही रख दें बाहर, तो उसका जो सरफेस है बाहर की तरफ, बोतल के बाहर की तरफ या ग्लास के बाहर की तरफ छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं पानी की। तो हमारा क्वेश्चन यही कह रहा है। तो ये क्या पूछ रहा है कि जो छोटी छोटी बूंदें आती हैं वो किस वजह से बनती हैं, वो किस वजह से बनती हैं, कौन सी प्रोसेस होती है जिसकी वजह से छोटी छोटी बूंदें अपियर हो जाती हैं ऑन द आउटसाइड सरफेस। जो बोतल का आउटसाइड का सरफेस है, बाहर की तरफ का हिस्सा है, या ग्लास के बाहर की तरफ का हिस्सा है, वहां पे जो छोटी छोटी बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं, बूंदे पानी की बन जाती हैं, उसका रीजन क्या है, कौन सी प्रोसेस होती है, क्या कारण है, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अपने ऑप्शंस को देखते हैं, और जिस भी बच्चे को पता है आंसर, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और वन बाय वन हम अपने ऑप्शंस को देखेंगे। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, इवेपोरेशन। क्या है, इवेपोरेशन। क्या इवेपोरेशन की वजह से ऐसा होता है? सेकंड है कंडेंसेशन, थर्ड है सब्लिमेशन, और फोर्थ ऑप्शन इसमें क्या है, बाय मिस्टेक नहीं है। चलिए हम लिख देते हैं। मान लीजिए फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा, ट्रांसपायरेशन। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है इवेपोरेशन, सेकंड है कंडेंसेशन, थर्ड है सब्लिमेशन, फोर्थ है ट्रांसपायरेशन। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए हमें। तो ऐसा इवेपोरेशन की वजह से होता है क्या, या कंडेंसेशन की वजह से होता है, या फिर सब्लिमेशन की वजह से होता है, या ट्रांसपायरेशन की वजह से होता है? तो जो इसका आंसर है बच्चों, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारा है सेकंड ऑप्शन, कंडेंसेशन। कि पानी, ठंडा पानी जब हम ग्लास के अंदर डालेंगे तो उसके आउटसाइड, बाहर की तरफ जो पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं, उसका रीजन क्या है, कंडेंसेशन है बच्चों। क्या है, कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या होता है, तो जो ठंडा पानी है उसका टेम्परेचर कम है, जैसे ही हम उसको ग्लास के अंदर डालेंगे तो जो ग्लास का टेम्परेचर है वो भी कम हो जाएगा। मान लीजिए ग्लास है, इसके अंदर हमने ठंडा पानी डाला है, तो इसका जो टेम्परेचर है बच्चों वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ग्लास ठंडा हो जाता है ना, इसका मतलब उसका टेम्परेचर क्या हो गया है, कम हो गया है। तो जैसे ही एयर इसके कांटेक्ट में आती है, एयर ग्लास के कांटेक्ट में आती है,
तो एयर के अंदर जो मॉइस्चर है, एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स हैं, वो जैसे ही ठंडे सरफेस पर टकराएंगे तो वो क्या है, ठंडा होने की वजह से वाटर वेपर्स का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वाटर वेपर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और उसकी बूंदे हमें कहां पर देखने को मिल जाएंगी, जो ग्लास है उसका हम उसके सरफेस पर देखने को मिल जाती है। तो ये जो प्रोसेस हुई है हम इसको बोलते हैं बच्चों कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो यही चीजें आपने अभी ऑब्जर्व कर रहे होंगे, समर सीजन चल रहा है तो पानी की बोतल ग्लास लेंगे, फ्रिज से निकाल करके लेके आएंगे, और ग्लास के अंदर जैसे ही हम ठंडे पानी को डालते हैं तो पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं ग्लास के बाहर की तरफ। तो उसका जो रीजन है बच्चों वो क्या है, कंडेंसेशन है। और कंडेंसेशन क्या होता है, हमने आपको बताया कि ग्लास का जो सरफेस है उसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा जैसे हम उसके अंदर ठंडा पानी डालेंगे, और जैसे ही एयर उसके कांटेक्ट में आएगी तो एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स हैं उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा, और वो जो वाटर वेपर्स थे वो पानी की जो ड्रॉपलेट्स हैं, पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाएंगे। और वो बूंदें कहां पर इकट्ठी हो जाएंगी, ग्लास के बाहर का जो सरफेस है उस पर इकट्ठी हो जाएंगे। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों इस क्वेश्चन का वो क्या है, कंडेंसेशन। नेक्स्ट, इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन क्या है, वाष्पीकरण जो होता है उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इवेपोरेशन को, वाष्पीकरण। कि कोई भी वाटर बॉडी है, मीन्स कोई भी जगह है जहां पर पानी भरा हुआ है, चाहे किसी बर्तन में पानी रख दिया हो हमने और उसको हम धूप में रख दें, तो जैसे जैसे टाइम निकलेगा तो हम देखेंगे कि पानी का जो लेवल है उस बर्तन के अंदर वो क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया है। उसका रीजन क्या है, इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने से जो वाटर है वो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, पानी भाप में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होकर के कहां पर चला जाता है, एयर के अंदर चला जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है, हमने पिछली क्लासेस में भी देखा है कि जो सॉलिड है, सॉलिड का डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाना, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाना। ये जो प्रोसेस है बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। उसके बाद है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, ट्रांसपायरेशन भी वाटर का लॉस है, वाटर का लॉस है, लेकिन कहां से, प्लांट सरफेस से। कि प्लांट का जो लीव्स होता है इनमें से वाटर वाटर वेपर की फॉर्म में एयर के अंदर चला जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। ट्रांसपायरेशन लिविंग सरफेस से होता है बच्चों, प्लांट सरफेस से होगा। जबकि इवेपोरेशन क्या है, कोई भी वाटर बॉडी होगी, नदी है, तालाब है, या किसी बर्तन के अंदर हमने पानी भर के रख दिया है तो वहां से भी क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। क्लियर है बच्चों। तो उम्मीद है सभी को क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर। क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट बॉडीज। कि जो प्लांट्स होते हैं उनसे पानी का रिमूव होना, हटना, लॉस होना, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। किसकी फॉर्म में, वेपर मीन्स भाप की फॉर्म में लॉस होना वाटर का, कहां से, प्लांट बॉडी से, प्लांट सरफेस से, इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी हमने इसको पढ़ा है, पिछले क्वेश्चन में भी इसका ऑप्शन था, तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या है। तो ऑप्शन हमारे क्या दे रखे हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपायरेशन, कंडेंसेशन। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो अभी कंडेंसेशन हमने देखा था तो वो तो इसका आंसर नहीं हो सकता। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन में तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, सिंपल सा, तो वाटर का लॉस नहीं होता, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब फोटोसिंथेसिस का आप सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, कि जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट या ग्रीन प्लांट जो होते हैं हमारे वो अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन इसमें तो वाटर का लॉस होता नहीं है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा है बच्चों, वो क्या है हमारा, ट्रांसपायरेशन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों वो क्या है, ट्रांसपायरेशन। क्या है ट्रांसपायरेशन, वाटर का लॉस होना, रिमूवल ऑफ वाटर, कहां से,
प्लांट बॉडी से, मीन्स प्लांट सरफेस से। किस फॉर्म में? वाटर वेपर, भाप की फॉर्म में लॉस होना, रिमूव होना वाटर का, कहां से? पेड़ पौधों से, उनके लीव्स से। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल ही, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, इसलिए डरना नहीं है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट पार्ट? आप सभी ने जूट देखा होगा, जूट की बोरी बनाई जाती है, बैग बनाए जाते हैं जिनको हम गनी बैग्स बोलते हैं, बोरी बोलते हैं जिनको। तो जो जूट है हमारा, तो जूट जो मिलता है, जूट जो फाइबर है जिससे बैग बनाया, गनी बैग, बोरी बनाई है, तो वो जो फाइबर है, वो जो जूट का प्लांट होता है, उस प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? किस प्लांट पार्ट से हमें जूट फाइबर मिलता है? मान लीजिए जूट का प्लांट है, ये क्या है बच्चों? जूट का प्लांट है। तो किस प्लांट पार्ट से हमें जूट ऑब्टेन होता है? तो ये क्या है? इसका ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, ये इसका स्टेम है, ये इसके रूट्स हैं, ये ब्रांचेस और लीव्स हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है कि किस प्लांट पार्ट से, कि जो जूट फाइबर होता है वो प्लांट के किस पार्ट से हमें मिलता है? तो ये क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसमें क्या दे रखा है? ऑप्शंस क्या हैं? फ्लावर मीन्स फूल, लीव्स मीन्स पत्ते, थर्ड दे रखा है स्टेम तना, और सीड उसके जो बीज होते हैं। कि किस प्लांट पार्ट से हमें जूट फाइबर मिलेगा बच्चों? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाँ जी, तो जो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा स्टेम। कि जो जूट फाइबर है, जो हमारा जूट फाइबर है जिसकी बोरियां बनाई जाती हैं, वो हमें किस प्लांट पार्ट से मिलता है? स्टेम से मिलता है। किससे मिलता है? स्टेम से मिलता है बच्चों। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? स्टेम हो गया। तो सभी को समझ आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जूट फाइबर होगा वो किस प्लांट पार्ट से मिलेगा हमें? तो प्लांट के जो स्टेम होता है, तना होता है, उससे मिलता है, जिससे बोरियां वगैरह बनाई जाती हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल भी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कि इन चारों में से, जो हमारे ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा इज ए फॉर्म ऑफ सीवियर प्रोटीन एनर्जी मल्टीन्यूट्रिशन? कि इन चारों में से किसके अंदर प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी होती है बॉडी के अंदर? मल्टीन्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? अंडर न्यूट्रिशन, जब हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते उस कंडीशन को हम मल्टीन्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा डिजीज ऐसा है जिसके अंदर सीवियर मतलब बहुत ज्यादा कमी हो जाती है? किसकी? प्रोटीन और एनर्जी का मल्टीन्यूट्रिशन होता है, हमें ना प्रोटीन होती है हमारी बॉडी के अंदर, ना ही एनर्जी होती है। क्लियर है? तो बहुत सारे बच्चे इंडिया के अंदर जिनको प्रॉपर तरीके से खाना नहीं मिलता, वो मलन्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, जिनके अंदर प्रोटीन की भी कमी होती है, एनर्जी की भी कमी होती है। तो हमारा क्वेश्चन यही कह रहा है कि किस बीमारी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी होती है, दोनों का मल न्यूट्रिशन होता है। तो जल्दी से, अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिएगा। तो पहला क्या है ऑप्शन हमारा? एनीमिया। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? एनीमिया। सेकंड क्या है? गोइटर। थर्ड है पेलेग्रा। फोर्थ वन इज द क्वाशियोरकर। फोर्थ वन इज द क्वाशियोरकर। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा क्वाशियोरकर। तो जो क्वाशियोरकर बीमारी होती है, इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा होगा जो, उसको ना तो प्रॉपर खाना मिलता है, उसकी बॉडी के अंदर
प्रोटीन की भी कमी होगी, एनर्जी की भी कमी होगी। क्लियर है? तो उसका जो वेट होगा बहुत ही कम होगा, बिल्कुल सूखा सा होगा, बॉडी के अंदर जान नहीं होगी, क्योंकि ना उसके अंदर बॉडी के अंदर प्रोटीन है ना ही एनर्जी है। इंडिया के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर बच्चों को नहीं मिलता है खाना, बहुत सारी जगह, क्या हर जगह मिलने को देखने को मिल जाते हैं ऐसे बच्चे। तो जो बीमारी है जिसके अंदर प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी होती है बॉडी के अंदर, उसको हम बच्चे बोलते हैं क्वाशियोर डिजीज। क्लियर है? तो एनीमिया क्या होता है? एनीमिया क्या होता है बच्चों? एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया का मतलब है जब ब्लड के अंदर खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उसको हम बोलते हैं एनीमिया। और एनीमिया किसकी कमी से होता है बच्चों? आयरन की कमी से। जब शरीर में आयरन, लोहे की कमी हो जाती है, ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या, कौन सी डिजीज हो जाती है? एनीमिया। पेलेग्रा क्या है? पेलेग्रा जो एक डिजीज है, ये भी, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा स्किन है, हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जो पाचन तंत्र है, उसमें डिफेक्ट आ जाता है थोड़ा बहुत। और हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, अच्छे तरीके से काम नहीं करता। तो जो पेलेग्रा डिजीज है वो विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से होता है बच्चों। किसकी डेफिशिएंसी से होगा? विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से होगा। अब जो गोइटर है, लास्ट क्लास में हमने गोइटर के बारे में देखा था, तो आप लोग हमें बताएंगे कि जो गोइटर है वो किसकी कमी से होता है, किसकी कमी से गोइटर होता है। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे कि गोइटर जो है, जो हमने लास्ट क्लास में शायद पढ़ा था, वो किसकी डेफिशिएंसी, किसकी कमी से गोइटर होता है। तो समझ आ गया होगा क्वेश्चन। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कि डीएनए की जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो किसने दिया था? वॉज गिवन बाय, वो किसने दिया था? अब डीएनए क्या होता है बच्चों? डीएनए की फुल फॉर्म बताएंगे सभी बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर, डीएनए क्या होता है। तो जो डीएनए होता है बच्चों, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, डबल हेलिकल होती है। ठीक है, इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसकी संरचना जो होती है इस तरीके से होगी। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है किसने दी है, ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है। साइंटिस्ट का नाम पूछा है कि ये जो ये डीएनए है, इसकी जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ये किसने दिया था? तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है बच्चों? रॉबर्ट हुक। क्या दे रखा है? रॉबर्ट हुक। सेकंड इज द वॉटसन एंड क्रिक। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा? वॉटसन एंड क्रिक। तीसरा है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। थर्ड क्वेश्चन क्या है? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंड फोर्थ क्या है बच्चों? लुइस पास्चर। फोर्थ क्या है? लुइस पास्चर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो क्या है हमारा? वॉटसन एंड क्रिक। क्या है? सेकंड ऑप्शन, वॉटसन एंड क्रिक। कि जो डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है, वो किसने दिया है? वो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया है। किसने दिया है? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया है। क्लियर है बच्चों? और आप सभी को पता है रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी की है? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए कि रॉबर्ट हुक ने किस चीज की डिस्कवरी की है। उसके बाद एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया बच्चों? जो पहली लिविंग सेल को जो देखा था, फर्स्ट लिविंग सेल को किसने देखा था? ल्यूवेनहॉक ने देखा था बच्चों, फर्स्ट लिविंग सेल को देखा था। उसके बाद लुइस पास्चर दे रखा है। लुइस पास्चर ने क्या किया था? लुइस पास्चर ने पास्चुराइजेशन की खोज की थी बच्चों। किस चीज की खोज की थी? पास्चुराइजेशन। अब ये पास्चुराइजेशन क्या होता है? तो जो हमारा दूध आता है ना थैलियों के अंदर, तो जो मिल्क होता है, वो दूध होता है जो थैलियों के अंदर आता है, वो पास्चुराइज्ड मिल्क होता है। कौन सा मिल्क होता है? पास्चुराइज्ड मिल्क होता है। मतलब उस मिल्क पर कौन सी प्रोसेस अप्लाई की गई है? पास्चुराइजेशन प्रोसेस अप्लाई की गई है, जिसको किसने डिस्कवर किया है? लुइस पास्चर ने। किसने डिस्कवर किया है? लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया है।
अब पाश्चराइजेशन क्या होता है? तो जो पाश्चराइजेशन है इसमें क्या किया जाता है कि जो दूध होता है हमारा उसको 70 से 72 डिग्री सेल्सियस क्या किया जाता है, 70 टू 72 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल किया जाता है। कितनी देर के लिए? 15 से 30 सेकंड के लिए। और क्या किया जाता है, फिर उसको ठंडा कर दिया जाता है और उसके बाद थैलियों के अंदर पैक कर दिया जाता है। ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं पाश्चराइजेशन। क्लियर है? तो पाश्चराइजेशन की डिस्कवरी किसने की थी? लुईस पाश्चर ने। तो जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर थी बच्चों किसकी? डीएनए की, वो किसने दी थी? वॉटसन एंड क्रिक। सेकंड ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है डीएनए की उसको डिस्कवर किया था। क्लियर है बच्चों? समझ आ गया होगा सभी को। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही सिंपल बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है? पोटैटो ट्यूबर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट? कि जो हम पोटैटो आलू खाते हैं, उस जो आलू होता है गोल गोल उसको ट्यूबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आलू का ट्यूबर बोला जाता है। तो वो जो ट्यूबर है आलू है वो इनमें से किसका मॉडिफिकेशन है, किसका रूपांतरण है? मींस वो किसके मॉडिफिकेशन से बना है? रूट के मॉडिफिकेशन से बना है, स्टेम के मॉडिफिकेशन से बना है, फ्लावर के मॉडिफिकेशन से बना है, या बड के मॉडिफिकेशन से बना है? ये हमारा क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। शायद ये सैनिक स्कूल के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस जो एंट्रेंस एग्जाम्स हुए हैं उनके अंदर पूछा गया है। तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस हमको चीज़ों को ध्यान से समझने की और ध्यान देने की जरूरत है। हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बताइए अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर हमें कि जो हमारा आलू होता है, पोटैटो ट्यूबर जो होता है वो किसके मॉडिफिकेशन से बनता है? किसका मॉडिफिकेशन है? कौन उसमें बदल जाता है? कौन सा पार्ट है जो पोटैटो के ट्यूबर में, आलू के ट्यूबर में बदल जाता है? तो चलिए तो जो हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों वो क्या है? स्टेम। क्या है? स्टेम। कि जो हमारा पोटैटो ट्यूबर होगा, आलू होगा, वो किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का मॉडिफिकेशन है बच्चों। कि जो स्टेम होता है प्लांट का, तना जो होता है, उस जब वो उसका मॉडिफिकेशन होकर के वो क्या बनाएगा? पोटैटो ट्यूबर बनाता है, जिसके अंदर क्या स्टोर होता है? फूड स्टोर होता है। क्लियर है बच्चों? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है? स्टेम। जो पोटैटो है वो किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का मॉडिफिकेशन। अब रूट का भी मॉडिफिकेशन होगा कुछ ना कुछ। तो जो हमारा स्वीट पोटैटो होता है बच्चों, क्या होता है? स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो क्या होता है? शकरकंदी जो होता है हमारा, शकरकंदी को हम स्वीट पोटैटो बोलते हैं। तो जो स्वीट पोटैटो है बच्चों वो किसका मॉडिफिकेशन है? कौन सी चीज स्वीट पोटैटो के अंदर कन्वर्ट हो जाती है? वो है रूट बच्चों। क्या है? रूट। उसके बाद फ्लावर। फ्लावर तो नहीं, फ्लावर बड है एक। कि जो हमारी लौंग होती है ना, क्लोव, लौंग जो मसालों में यूज की जाती है या फिर पूजा के टाइम पर हम यूज करते हैं, तो जो क्लोव होती है, लौंग होती है, वो किसका मॉडिफिकेशन है? वो फ्लावर बड का मॉडिफिकेशन है बच्चों। किसका मॉडिफिकेशन है? फ्लावर बड का मॉडिफिकेशन। क्लियर है? तो समझ आ गया होगा सभी को क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम्स के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। तो जो हमारा पोटैटो ट्यूबर है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, स्वीट पोटैटो हमारा रूट का मॉडिफिकेशन है, और क्लोव लॉन्ग जो है हमारा वो फ्लावर बड से मिलता है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, सभी बच्चे अपना आंसर देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी गया है एग्जाम्स के अंदर। क्या है क्वेश्चन? अर्थक्वेक इंटेंसिटी वाज मेजर्ड बाय, मींस वाज नहीं आएगा यहाँ पर, क्या है? इज आएगा। मींस क्या है कि जो अर्थक्वेक है हमारा, जो वो आता है, क्या आता है, क्या बोलते हैं हिंदी में, भूकंप जो है, कि भूकंप कितना तेज आया है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसको हम किससे मेजर करते हैं?
ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि अर्थक्वेक जो होगा, भूकंप जो होगा, जो आता है भूकंप, वो कितना तेज आया है, हल्का आया है, मीडियम आया है, बहुत तेज आया है। तो उसकी जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, कि कम है, ज्यादा है, या सब बहुत ज्यादा है, तो उसको हम किस स्केल से मेजर करते हैं, किस चीज से मेजर करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शंस क्या है हमारे? रिटर स्केल, रिक्टर स्केल, एनीमोमीटर, अल्टीमीटर। तो बच्चों बताइए जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर कि कौन सा हमारा वो है इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम किसको मेजर करते हैं, भूकंप की तीव्रता को मेजर करते हैं, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। हाँ तो चलिए बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारा? रिक्टर स्केल। क्या है? रिक्टर स्केल। जो रिक्टर स्केल है, इसकी हेल्प से हम जो अर्थक्वेक है, भूकंप है, उसकी इंटेंसिटी को मेजर करेंगे कि वो कितना तेज आया है, हल्का आया है, मीडियम आया है, या बहुत तेज आया है, हैवी आया है। तो किसकी हेल्प से मेजर करते हैं बच्चों? रिक्टर स्केल की हेल्प से मेजर करते हैं। उसके बाद है एनीमोमीटर। हमने पढ़ा है इसको प्रीवियस क्लासेस के अंदर शायद। तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि जो एनीमोमीटर है उसकी हेल्प से हम क्या मेजर करते हैं। उसके बाद है अल्टीमीटर। ये जो रिटर स्केल है बच्चों, ये कुछ नहीं होता है, रिटर स्केल नहीं होता कुछ भी, रिटर एक डिजीज जरूर होता है। उसके बाद है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से हम क्या मेजर करते हैं बच्चों? हम एल्टीट्यूड को मेजर करते हैं, ऊंचाई को मेजर करते हैं। कोई भी एरोप्लेन जब क्या है, ऊंचाई पर होता है, तो कितनी ऊंचाई पर है उसको किसकी हेल्प से मेजर किया जाता है? अल्टीमीटर की हेल्प से मेजर करते हैं बच्चों। ऊंचाई को जो है, जो एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर की जो ऊंचाई होगी, उसको हम किसकी हेल्प से मेजर करेंगे? अल्टीमीटर। अल्टीट्यूड बोलते हैं ऊंचाई, क्या होगा? एल्टीट्यूड। तो जो एल्टीट्यूड है उसको मेजर किया जाता है किसकी हेल्प से? अल्टीमीटर की हेल्प से, कि किस ऊंचाई पर कोई भी एरोप्लेन उड़ रहा है या कोई भी जहाज उड़ रहा है। क्लियर है बच्चों? सिंपल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को किससे मेजर करते हैं? रिक्टर स्केल से मेजर करते हैं बच्चों। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हैवी वाटर इज, क्या है क्वेश्चन हमारा? हैवी वाटर इज, कि जो भारी पानी होता है वो इनमें से कौन सा है? तो हमारे ऑप्शंस क्या क्या है बच्चों? D2O। सेकंड ऑप्शन क्या है? पहला है D2O, दूसरा क्या है? H2O। तीसरा क्या है बच्चों? रेन वाटर, बारिश का पानी। फोर्थ क्या है? सी वाटर, समुद्र का पानी। तो कौन सा इनमें से भारी पानी है, हेवी वाटर है? तो जल्दी से अपना आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स के अंदर। तो देखिए बच्चों, जो नॉर्मल वाटर होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। ये वाटर का फॉर्मूला है, पानी का फॉर्मूला है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H2O से। अब जो रेन वाटर होता है, बारिश का पानी होता है ना बच्चों, वो भी क्या है? नॉर्मल वाटर है। क्लियर है? तो उसका फॉर्मूला भी यही होता है। तो वो हैवी वाटर नहीं होता, वो हैवी वाटर नहीं होता। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों इस क्वेश्चन का, वो क्या है? D2O। क्या है? D2O। कि जो D2O है, ये क्या कहलाता है? हैवी वाटर कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? हैवी वाटर कहलाता है, भारी पानी कहते हैं इसको। क्लियर है? सी वाटर जो होता है वो भी नॉर्मल पानी, उसका भी फॉर्मूला क्या है? H2O है। क्लियर है बच्चों? तो जो हैवी वाटर है उसका फॉर्मूला क्या है? D2O। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। D2O इज नोन एज द हैवी वाटर। कि जो D2O है वो उसको हम भारी पानी कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपना। जी बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? द ओनली नॉन मेटल, कि अकेली ऐसी अधातु, अकेली नॉन मेटल, केवल एक नॉन मेटल ऐसी है, विच इज लिक्विड, जो क्या है? लिक्विड फॉर्म में होती है, तरल फॉर्म में होती है, एट रूम टेम्परेचर,
रूम टेम्परेचर पर, रूम के तापमान पर कौन सी नॉन मेटल ऐसी है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, जो तरल फॉर्म में पाई जाती है? तो जल्दी से अपना आंसर लिखिए बच्चों कमेंट बॉक्स के अंदर। तो ऑप्शन हमारे क्या दे रखे हैं बच्चों? पहला ऑप्शन दे रखा है क्लोरीन, दूसरा दे रखा है सल्फर, तीसरा दे रखा है ब्रोमीन, फोर्थ दे रखा है फॉस्फोरस। तो जल्दी से अपना आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स के अंदर कि कौन सी नॉन मेटल है, कौन सी अकेली नॉन मेटल ऐसी है जो नॉर्मल टेम्परेचर, जो हमारे घर का तापमान है, रूम का टेम्परेचर जो होता है बिना एसी के, उस टेम्परेचर पर वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तरल फॉर्म में पाया जाता है। नॉन मेटल पूछा है बच्चों, मेटल नहीं पूछा है, नॉन मेटल पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो क्या है हमारा? ब्रोमीन। क्या है कि ब्रोमीन अकेली ऐसी नॉन मेटल है जो क्या है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, तरल फॉर्म में पाई जाती है, तरल रूप में पाई जाती है, नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर। सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। क्लोरीन जो है वो गैस फॉर्म में पाया जाता है बच्चों। किस फॉर्म में पाया जाएगा? गैस फॉर्म में पाया जाता है। क्लियर है? तो ब्रोमीन अकेली नॉन मेटल ऐसी है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, नॉर्मल तापमान पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा, तरल फॉर्म में पाया जाएगा। तो सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। याद रखना है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जी। और अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो बच्चों, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एन एनिमल सेल? क्या लिखा हुआ है कि ये जो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सी चीज ऐसी है, कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो कहां नहीं पाया जाता? नॉट फाउंड लिखा है बच्चों, नहीं पाया जाता कहां पर? एनिमल सेल के अंदर। कहां पर नहीं पाया जाएगा? एनिमल सेल के अंदर नहीं पाया जाएगा। इनमें से कौन सा सेल का कंपोनेंट ऐसा है जो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता? क्वेश्चन पढ़ने में गलती नहीं करनी है बच्चों, जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चन पढ़ने में गलती नहीं करनी है। अगर हम क्वेश्चन को ही गलत पढ़ लेंगे तो आंसर हमारा करेक्ट कैसे हो सकता है? इसलिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, बड़े ध्यान से समझना है कि क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, कि इन चारों में से, इनमें से कौन सा सेल का कंपोनेंट ऐसा है जो कहां नहीं पाया जाता? एनिमल सेल के अंदर नहीं पाया जाता है। क्लियर है? तो जल्दी से अपना आंसर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। हम प्रीवियस क्लासेज में इस क्वेश्चन को कर चुके हैं बच्चों। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड सेल वॉल, थर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फोर्थ न्यूक्लियस। तो ये चारों ऑप्शन हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों वो क्या है? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों वो है सेल वॉल। कि जो हमारी एनिमल सेल होगी, जैसे हम भी इंक्लूड हैं उसके अंदर, ह्यूमंस हैं, गाय भैंस वगैरह हैं, कुत्ते बिल्ली हैं, वो सब क्या है? एनिमल्स के अंदर आते हैं। तो इन एनिमल सेल के अंदर क्या नहीं पाया जाता? सेल वॉल नहीं पाई जाती। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और न्यूक्लियस भी पाया जाता है। न्यूक्लियस के बिना तो सेल क्या होती है? एक डेड सेल के समान होती है। तो न्यूक्लियस को क्या कहते हैं हम? कंट्रोल सेंटर या ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम सेल का क्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चंस को। क्वेश्चन को अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने में अगर गलती कर दी बच्चों, तो हमारा आंसर 100% गलत होगा। हम करेक्ट आंसर दे ही नहीं सकते, क्योंकि जब क्वेश्चन ही हमें समझ नहीं आया तो आंसर कैसे दे सकते हैं। इसलिए क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ना है। एग्जाम्स में क्या होता है, बच्चे परेशान रहते हैं, मीन्स जल्दबाजी, घबरा जाते हैं और जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हैं। अगर क्वेश्चन ही गलत पढ़ लेंगे तो आंसर सही कैसे दे सकते हैं? इसलिए
घबराना नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और अपना आंसर इजीली दे सकते हैं हम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपना जी। जैसे पहले क्वेश्चन हमें पढ़ा था उसी टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, कि इनमें से कौन सा इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा, तरल फॉर्म में पाया जाएगा। क्लियर है? तो सभी बच्चों को पता होगा, जल्दी से अपना आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स के अंदर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। क्या है क्वेश्चन, कि कौन सा इन चारों में से, सोडियम, एल्यूमिनियम, पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा एल्यूमिनियम, थर्ड मरकरी, फोर्थ फास्फोरस। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, कब, रूम टेम्परेचर पर। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर है इसका बच्चों बिल्कुल मरकरी जो है हमारा, वो करेक्ट आंसर है कि मरकरी जो मेटल है, क्या है मरकरी, मेटल। और हमने पीछे एक क्वेश्चन देखा था उसमें हमने पढ़ा था नॉन मेटल। तो मरकरी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर किस फॉर्म में पाया जाएगा, लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा। और इससे अब पहले जो हमने पढ़ा था वो नॉन मेटल पढ़ा था। क्या पढ़ा था, नॉन मेटल, अधातु पढ़ा था। मेटल को हिंदी में धातु बोलते हैं बच्चों, और नॉन मेटल को क्या बोलते हैं, अधातु। मेटल को धातु बोलते हैं, नॉन मेटल को अधातु बोलते हैं। तो धातु कौन सी है, मेटल कौन सी है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पर, वो है मरकरी। और जो नॉन मेटल है वो कौन सी है बच्चों, वो है ब्रोमीन। कौन सी है, ब्रोमीन। तो सभी को समझ आ गया होगा। उसके बाद सोडियम, सोडियम सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है बच्चों। तो सोडियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि सोडियम को कहां पर स्टोर किया जाता है, सोडियम को कहां पर रखा जाता है, कहां पर स्टोर किया जाता है, ये आप हमें इसका आंसर बताएंगे। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हम इसको प्रीवियस क्लासेज के अंदर कर चुके हैं। तो समझ आ गया होगा सभी को क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबको पता होगा, बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। विच गैस इज, क्या लिखा हुआ है, विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ये जो गैसेस दी गई हैं हमें ऑप्शंस के अंदर, इनमें से कौन सी गैस ऐसी है जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में, सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर पाई जाती है। और आप सभी को इसका आंसर पता है, तो बताइए जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर कि इनमें से कौन सी गैस ऐसी है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है। पहला ऑप्शन दे रखा है बच्चों में ऑक्सीजन, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ नाइट्रोजन, थर्ड नाइट्रोजन एंड फोर्थ हाइड्रोजन। तो इसका जो आंसर है बिल्कुल 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 वो क्या है हमारा बच्चों, नाइट्रोजन। कि जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एयर है, एयर के अंदर सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है बच्चों, नाइट्रोजन पाई जाती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है, 78%। टोटल 100% में से 78% क्या पाया जाएगा, नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है बच्चों, 0.03 से 0.04% के बीच में। क्योंकि अब क्या है, पहले क्या था, 0.03% था, लेकिन अब CO2 लेवल क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, तो वो 0.03% से ज्यादा है, अराउंड 0.04% CO2 पाई जाती है एयर के अंदर। और आप हमें बताएंगे कि ऑक्सीजन का परसेंटेज एयर के अंदर कितना है, तो आप हमें बताएंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी को पता है क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल, व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट्स। कि प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है, लीव्स के अंदर, प्लांट की लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है
उसका काम क्या होता है, ये हमें क्वेश्चन पूछा है बच्चों। व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट्स, कि पेड़ों के अंदर, जो पेड़ होते हैं हमारे, पौधे होते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल जो पाया जाता है उसका काम क्या है, ये हमें क्वेश्चन पूछा है बच्चों। तो कौन सी प्रोसेस में हेल्प करता है क्लोरोफिल? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। किसमें? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस के अंदर वो ऐसा क्या करता है, क्या काम है, वो पूछा है। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, टू प्रोड्यूस CO2, कि CO2 प्रोड्यूस करता है, CO2 बनाता है। दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों, टू कैप्चर सनलाइट, जो सनलाइट है उसको कैप्चर करता है, पकड़ता है। तीसरा है टू एब्जॉर्ब वाटर, क्या पानी को एब्जॉर्ब करता है, सोखता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, कि जो पॉलिनेशन करते हैं, जो एजेंट पॉलिनेशन, जो इंसेक्ट पॉलिनेशन करते हैं, क्या उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो इनमें से कौन सा काम है जो हमारा क्लोरोफिल का होता है? तो जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो क्या है इसका, टू कैप्चर सनलाइट। कि जो हमारा क्लोरोफिल होता है ना, फोटोसिंथेसिस में किस तरीके से हेल्प करता है, कि जो सनलाइट आती है उसको कैप्चर करता है, उसको पकड़ता है, और उसकी एनर्जी को फिर यूज किया जाता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। क्लियर है? अब CO2 प्रोड्यूस थोड़ी होती है, फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस नहीं होती, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि CO2 तो यूज होती है फोटोसिंथेसिस में। क्लियर है? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों वो क्या है, टू कैप्चर सनलाइट। कि जो हमारा क्लोरोफिल होता है वो फोटोसिंथेसिस में किस तरीके से हेल्प करेगा, वो जो हमारी सनलाइट होगी, सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको पकड़ता है, उसको कैप्चर करता है, और फिर उसकी एनर्जी को है, उसकी एनर्जी की हेल्प से फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जाता है। और क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है बच्चों? जो हमारा क्लोरोफिल होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, हरे कलर का होता है। इसी वजह से जो हमारे लीव्स होते हैं उनका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है। सभी को समझ आ गया होगा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। अभी तक आपने क्या पढ़ा कि क्लोरोफिल किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस के भी अंदर वो कौन सा काम करता है, उसका जो काम होता है वो इतना होता है कि जो सनलाइट आ रही है, जो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है लीव्स के ऊपर, वो उसको एब्जॉर्व कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, पकड़ रहा है। उसके बाद उस एनर्जी को कहां पर यूज किया जा रहा है, कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो रिएक्शंस होती हैं, जो प्रक्रिया होती है, उसमें जो एनर्जी यूज होती है उसको, वो कौन सी एनर्जी होगी, सनलाइट की एनर्जी होती है बच्चों। तो जो क्लोरोफिल का काम है वो क्या है, टू कैप्चर सनलाइट, वो सनलाइट को, सूर्य के प्रकाश को पकड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। क्या है क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। कि जो अभी हमने क्लोरोफिल देखा पिछले क्वेश्चन के अंदर, वो जो क्लोरोफिल होता है उसके अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, कौन सा एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट होगा, ये क्वेश्चन है बच्चों। तो क्या है फर्स्ट ऑप्शन, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम। तो जल्दी से अपना आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स के अंदर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स के अंदर ऐसे पूछे जाते हैं बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होते हैं, तो हमें ध्यान रखना है चीजों का। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या है बच्चों करेक्ट आंसर हमारा, मैग्नीशियम। कि जो मैग्नीशियम होता है वो एलिमेंट कहां पर प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होता है। कि क्लोरोफिल के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होगा, मैग्नीशियम। करेक्ट आंसर है बच्चों हमारा मैग्नीशियम, कि क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। क्लियर है? इसके बाद है आयरन। आयरन कहां पर प्रेजेंट होता है बच्चों, आयरन हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो जो हीमोग्लोबिन होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है,
आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। ये भी याद रखना बच्चों कि आयरन कहां पर पाया जाता है? हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है। क्लियर है? और क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है? कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है बच्चों। क्लियर है? सभी को क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि जो हमारा क्लोरोफिल होगा उसके अंदर कौन सा एलिमेंट पाया जाएगा? मैग्नीशियम। और जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? आयरन प्रेजेंट होता है बच्चों। क्लियर है सभी को? चलते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? की जो लाइट होती है इसकी स्पीड क्या है? क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? की जो लाइट होती है, प्रकाश होता है, रोशनी होती है, उसकी स्पीड क्या है? क्लियर है? ये प्रकाश और रोशनी कोई व्यक्ति नहीं है बच्चों, ये क्या है? जो सनलाइट है या कोई भी लाइट है, बल्ब से जो लाइट आ रही है वो सभी। तो उसकी स्पीड पूछिए क्या है? उसकी स्पीड कितनी है, वो कितनी तेजी से चलती है। तो ऑप्शंस क्या है हमारे? 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और 3 इंटू 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। यहां पर मीटर लिखा हुआ है, यहां पर किलोमीटर लिखा हुआ है बच्चों। यहां पर मीटर लिखा है, यहां पर किलोमीटर लिखा है। तो क्या है इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों, वो क्या है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और इसको अगर किलोमीटर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा स्पीड ऑफ लाइट होता है कि जो हमारी लाइट होती है, प्रकाश होता है, रोशनी होती है, उसकी जो स्पीड है, उसकी जो गति है, वो कितनी होती है? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 गुना 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो याद रखना है बच्चों स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है। क्लियर है सभी को? देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, लास्ट क्वेश्चन हमारा यही था, 15 क्वेश्चन। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो बच्चों, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। क्लियर है? इसी टाइप के हम क्वेश्चंस आपको कराते रहेंगे, और क्वेश्चंस की हेल्प से ही हम चीज़ों को सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट को भी सीख रहे हैं। इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी, आपको ये भी समझ आ गया होगा कि एग्जाम्स के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एग्जाम्स के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही बेसिक सिंपल, अगर चीजें आपको समझ आई हैं तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। सभी बच्चे देखा होगा, अगर हमको पता है चीजों का, हमने चीजों को अच्छे ध्यान से पढ़ा है, सीखा है, समझा है, तो हम इजीली आंसर्स अपने क्वेश्चन के दे पाते हैं। क्लियर है? तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आज की क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं हम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और अपना जो टारगेट है उस पर फोकस रखिए बच्चों। रोज पढ़ना है, बिल्कुल। बीच में अगर गैप आ जाता है ना, हम चीजों को भूल जाते हैं, इसलिए कॉन्टिन्यूअस पढ़ाई करना है, लगातार पढ़ना है, अपने एम को पाने के लिए, अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। ठीक है? क्योंकि हर ड्रीम को, हर सपने को हम मेहनत के साथ ही पा सकते हैं। इसलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।